चलो इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो क्या है, फॉर ए मॉलिक्यूल हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कैसे अपनी मर्जी से घूम सकता है, या मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल अगर चल रहा है तो उसके लिए कितना एक्सिस का रिक्वायर्ड है, वही है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल वो रोटेट कर रहा है तो उसके लिए कितना एक्सिस का जरूरत है, वही है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उसके लिए कितना एक्सिस का रिक्वायर्ड है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स, इट इज द नंबर ऑफ independent modes or coordinates required or coordinates required, है ना, to describe the motion of an object, to describe the motion of an object, to describe the motion of an object or particle, it is the number of independent modes or coordinates required to describe the motion of an object or particle। एक पार्टिकल और ऑब्जेक्ट का मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए कितना एक्सिस का जरूरत होता है, कितना कोऑर्डिनेट का जरूरत होता है, कितना मोड का जरूरत है, इंडिपेंडेंट मोड का, इसी का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स और कोऑर्डिनेट्स माने एक्सिस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है। चलो अब मैंने फर्स्ट शुरू किया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनोएटॉमिक माने एक एटम है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, तो एक एटम, तो ये सिर्फ चल सकता है, ये सिर्फ चल सकता है ना, ये सिर्फ चल सकता है, ठीक है ना ऐसा। तो ये ना तो रोटेट कर सकता है और ना तो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है ना, तो ये सिर्फ चल सकता है, ओके। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हम स्फीयर मानते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में भी चल सकता है, वाई डायरेक्शन में भी चल सकता है, जेड डायरेक्शन में भी चल सकता है, क्लियर, एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हुआ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं ऐसे ही शॉर्टकट में DOF लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा, क्या ये पॉइंट रोटेट कर सकते, तो पॉइंट है, नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट माने घूमना, वाइब्रेट माने वाइब्रेट करना। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 0 है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी 0। मैं पहले बोल देता हूँ कि इन जनरल है ना, नोट इन जनरल इफ ए मॉलिक्यूल हैज n number of atoms then टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n, ठीक है ना। तो मुझे बताओ मोनो एटम माने एक एटम है, तो उसके लिए टोटल 3 × 1/3 है, वो 3 किसके लिए, किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने ऐसा सोचो, 2 एटम है, आप एक बात बोलो, ये चल भी सकता है, मैंने ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, और ये रोटेट भी, घूम भी सकता है,
और जैसे घूमेगा दो एक्सिस का रिक्वायर्ड होगा। माने मान लो यहाँ पे घूम रहा है, ये वाला एक्सिस का भी जरूरत है, ये वाला एक्सिस का भी जरूरत है। कोई भी चीज़ घूम रहा है तो रोटेशनल 2 होगा, ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा, क्योंकि इसको तीनों में फ्रीडम है ना जाने का, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो ट्रांसलेशनल पहले तो बताओ टोटल कितना होगा। मैंने अगर बोल दिया कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना होगा 3n, 3 × 2 माने 6। अब बोले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही होगा। अब रोटेशनल कितना होगा बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी बोला 2 एक्सिस का जरूरत है तो 2 होगा। तो ये दोनों छोड़ के बाकी जो है वो होगा वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6। क्लियर इतना चीज देखो। अब बोलो ट्राई एटॉमिक के लिए क्या होगा, है ना। तो मोनो एटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, फिर उसके बाद हम करेंगे ट्राई एटॉमिक, है ना। चलो देखते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैसा होगा, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होता है 3n, माने 3 × 3 माने कितना होगा 9। अब सोचो कि अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमेशा कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो 3 ही होगा। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो मॉलिक्यूल अगर लीनियर है ऐसा, जैसे एग्जांपल CO2, तब कैसा होगा, अगेन रोटेट करेगा, लीनियर है तो लीनियर से कैसे रोटेट कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा मतलब ए एक्सिस और ए एक्सिस दोनों एक्सिस का जरूरत है, अगेन 2 होगा। क्लियर। कब होगा, इफ लीनियर। एग्जांपल कौन है CO2। ठीक है इतना। अच्छा, अब इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 - 5 4 हो जाएगा। कब, इफ लीनियर। क्लियर इतना क्लियर। चलो उसके बाद मैंने बोला कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब नॉन लीनियर होता है, पहले लिखिए इफ नॉन लीनियर, अगर नॉन लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री, ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 ही होगा। तब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, देखो नॉन लीनियर माने कैसा होगा, ठीक से देखना। ऐसा कुछ तो मान लो ये वाला रोटेट किया ऐसा, ये वाला रोटेट किया ऐसा, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, और पूरा मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर सकता है। मैं फिर से बोलूँगा, देखो ये ऐसा रोटेट किया, ये वाला इधर रोटेट किया, और पूरा मॉलिक्यूल ऐसा, मतलब कितना 3, तो 3 टाइप रोटेशन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो 3 3 6 हो गया। तो वाइब्रेशनल कितना होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसलेशनल हमेशा के लिए क्या होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा के लिए 3 ही, तो टोटल 9। क्लियर। तो अगर लीनियर है ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल 4। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तब ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3 और वाइब्रेशनल 3। कितना क्लियर सबको। चलो अब देखो, अब हम देखेंगे ये कंट्रीब्यूशन, है ना। ओके, अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन एनर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन
1 degree of freedom or in one direction that is equals to होता है half nRT if translational क्या बोला, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन वन डायरेक्शन हाफ nRT होता है इफ ट्रांसलेशन। अगेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इन वन डायरेक्शन इक्वल्स टू हाफ nRT होता है इफ रोटेशनल के लिए भी कितना होगा, हाफ nRT। लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन वन डायरेक्शन इक्वल्स टू nRT इफ वाइब्रेशनल के लिए हो गया nRT, ट्रांसलेशनल के लिए हाफ nRT, रोटेशनल के लिए हाफ nRT, लेकिन वाइब्रेशनल के लिए nRT क्यों? देखो मान लो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का 2 एटम वाइब्रेट मतलब ऐसा होना, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, तो इसके जाने के लिए हाफ nRT, इसके जाने के लिए हाफ nRT, दोनों को ऐड कर लो तो nRT होगा। एक वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, दोनों कांपेगा, ऐसा कंप रहा है, इसमें दोनों काम कर रहा है, एक के लिए हाफ nRT दूसरे के लिए भी हाफ nRT, तो कितना होगा nRT। क्लियर, इतना क्लियर, तो टोटल कितना हो गया, ओके कितना क्लियर। चलिए अब फिर से कैलकुलेट करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस, अगेन एग्जांपल ले लिया। इसके लिए हमने देख लिया कि भाई ट्रांसलेशनल, अभी देखा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 0, ट्रांसलेशनल कितना था 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। अब ट्रांसलेशनल के लिए एक डायरेक्शन के लिए हाफ nRT, तो 3 के लिए 3/2 nRT, ठीक है। तो U इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल के लिए 3 है तो 3 इंटू हाफ nRT प्लस रोटेशनल तो 0 है, वाइब्रेशनल भी 0 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। तो U इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 nRT। क्लियर, 3/2। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, डेल U डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 nR। अब एक मोल के लिए 1/n टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/n डेल U डेल T एट कांस्टेंट V, दैट इज इक्वल्स टू हो जाता है 3/2 R। 1/n डेल U डेल T एट कांस्टेंट V, ये क्या है CVM, ठीक है ना, तो यही क्या है CVM। तो CV कितना आ गया 3/2 R। तो बार बार मैं CVM नहीं लिखूंगा, तो CV इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 R। तो हमें पता है CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो CP इक्वल्स टू क्या होगा R प्लस CV, तो R प्लस 3/2 R मतलब 5/2 R। तो यहाँ से एक्चुअली आता है, तो CP इक्वल्स टू क्या हो गया 5/2 R। तो गामा इक्वल्स टू क्या होगा, गामा इक्वल्स टू हो जाएगा CP/CV, CP कितना CP 5/2 और R 3/2 R, तो आंसर होगा 5/3। तो अभी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, तो गामा इक्वल्स टू 5/3। कैसे हुआ सबको समझा रहे हैं, फिर से करूँगा, रिपीट करो। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो इसके लिए ये तो 0, ये भी 0, तो 3 इंटू हाफ nRT मैंने 3/2 nRT, डेल U डेल T एक कांस्टेंट भी, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 nR। n को डिवाइड कर दिया मैंने 1 मोल के लिए, तो CVM, तो CP माइनस CB दैट इज इक्वल्स टू R, तो CP इक्वल्स टू R। तो यही क्या है CB, जो बुक में दिया रहता है या जो मैं करा रहा था पिछले क्लास में, तो वही क्या, यही क्या है CB। क्लियर, सो दैट इज इक्वल्स टू 3/2 R। तो CP माइनस CB इक्वल्स टू R, तो CP निकल गया, सो गामा इक्वल्स टू CB। इतना चीज़ क्लियर। चलो अब हम देखेंगे डाई एटॉमिक
मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। अब हम देखेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगेन कैसे करना है बोलो। अब इसमें दो टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर में, मॉडरेट टेम्परेचर, और एक है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। चलो देखते कैसे होगा। देखो हमने बोला था कि वाइब्रेशन जो होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब वाइब्रेशन वो मॉडरेट टेम्परेचर में उसका काउंट नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ हायर टेम्परेचर में। याद करो जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था, ये क्या बोला था कि वाइब्रेशनल एनर्जी ये सिर्फ हायर टेम्परेचर में लिया जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में नहीं। अब बोलो डाई एटॉमिक है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी कितना बोला, 3 × 2 माने 6। चलो अब आओ मॉडरेट टेम्परेचर, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमेशा के लिए 3 होगा। और बोलो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। कैसे 2 का समझ आया सबको। अच्छा अब इसमें मैं वाइब्रेशनल को नहीं लूँगा क्योंकि मॉडरेट या लो टेम्परेचर में वाइब्रेशन को काउंट नहीं किया जाता है, रोटेशन, क्लियर। तो U दैट इज इक्वल टू UT प्लस UR, क्लियर। अब 3 × ½ nRT प्लस 2 × ½ nRT that is equals to 3/2 nRT plus nRT, that means 5/2 nRT, क्लियर। इतना क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ डेल U डेल T एट कॉन्स्टेंट V दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2 nR। अब मैंने 1/n कर दूंगा तो 1/n डेल U डेल T एट कॉन्स्टेंट V दैट इज इक्वल टू 5/2 R। तो मैं बोल सकता हूँ C, है ना, यहाँ पे बोल सकते हो CVM दैट इज इक्वल टू 5/2 R, क्लियर। तो Cp इक्वल टू क्या होगा बोलो, Cp इक्वल टू Cv प्लस R दैट मीन्स 5/2 R प्लस R 7/2 R। गामा इक्वल टू क्या होगा, 7/5। अब कोई याद रखने का कुछ करने का जरूरत ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 1.4 ऑलमोस्ट, ठीक है इतना। अच्छा अब जैसे हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब U इक्वल टू क्या होगा, U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल प्लस U वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल के लिए 3 × ½ nRT प्लस रोटेशनल के लिए बोलो 2 × ½ nRT प्लस यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोला, 3 to 5 1 होगा, 1 × RT होगा, nRT होगा, है ना, ½ nRT नहीं होगा। अभी बोला था कि 2 मॉलिक्यूल को वाइब्रेट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल की वजह से ½ nRT प्लस ½ nRT क्या हो जाएगा, nRT, क्लियर। तो ये करोगे तो आएगा 7/2 nRT, 7/2 nRT होगा, ठीक है ना। करना होगा कि नहीं होगा, इतना तो कर सकते हो ना। 3/2 प्लस nRT प्लस nRT करोगे तो आएगा 7/2 nRT। अब ऐसा है कि डेल U डेल T एट कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 7/2 nR 1/n डेल U डेल T एट कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 R। ये क्या है, CVM। तो Cp इक्वल टू क्या होगा, 7/2 R प्लस R दैट मीन्स 9/2 R। तो गामा इक्वल टू क्या होगा, Cp/Cv दैट इज इक्वल टू 9/7। तो 9/7 इज द आंसर। इतना सबको क्लियर, क्या इतना सबको समझ आया? डाई एटॉमिक के लिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्राई एटॉमिक के लिए। चलो और भी देखिए समझ आएगा। ट्राई एटॉमिक के लिए देखेंगे, है ना।
ये हम देखेंगे फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ऐसा है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3n - 3 × 3 = 9। अब इसमें फर्स्ट है इफ लीनियर, अगर लीनियर होता है, अगेन ट्रांसलेशनल है ना, लीनियर होता है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोलो, यहाँ हमेशा 3 होगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोलो 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 बोलो, कितना होगा इस बार 2 होगा क्योंकि लीनियर है। और वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 9 - 5 माने 4। अब इसका भी इफ लो टेम्परेचर या एट लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर में क्या होगा इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की वजह से 3 × ½ nRT + 2 × ½ nRT मतलब 5/2 nRT nRT, ठीक है ना। फिर डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट v दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 nR 1/n डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट v क्या होगा 5/2 r दैट इज इक्वल्स टू CVm। CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से CP इक्वल्स टू CV + r होगा, तो 5/2 + 5/2 r + r दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/2 r होगा ना। तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CP/CV, CP/CV तो 7/5 7/5, ठीक है। अब एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या होगा बोलो, अब वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएगा तो ट्रांसलेशनल के लिए 3 × ½ nRT प्लस रोटेशनल के लिए बोलो 2 × ½ nRT प्लस वाइब्रेशनल के लिए हो जाएगा 4 × nRT है ना। ये कैलकुलेट करेगा आएगा 13/2 nRT डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट v दैट इज इक्वल्स टू 13/2 nR, तो 1/n डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट v दैट इज इक्वल्स टू होगा 13/2 r, तो CVm दैट इज इक्वल्स टू 13/2 r, तो CP इक्वल्स टू हो जाएगा 15/2 r, तो गामा इक्वल्स टू होगा 15/30 ऐसा। क्लियर क्लियर इतना देखो ठीक से। ओके, सो लीनियर के लिए हो गया। अब मैं बोलूंगा नॉन लीनियर के लिए कैसे होगा, है ना, तो देख ही लेते हैं। ओके, नॉन लीनियर के लिए कैसे होगा, इफ नॉन लीनियर के लिए क्या होगा बोलो, अगेन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो हमेशा के लिए 3, फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोलो, ये भी 3 होगा क्योंकि नॉन लीनियर है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी कितना होगा 3। फिर उसके बाद है ना हम देखेंगे एट लो टेम्परेचर या मैं बोलूँगा एट मॉडरेट टेम्परेचर, है ना, दोनों ये लिख सकते हो। एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट और लो टेम्परेचर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं लिया जाता है, तो ये इक्वल्स टू ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 3 × ½ nRT प्लस 3 × ½ nRT दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 nRT, दैट मीन्स डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट g दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 nR, सो 1/n
डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट भी दैट इज इक्वल टू होगा 3r। तो ये क्या है सी वी एम। तो सी वी एम ये अगर 3r है तो सी पी कितना होगा 4r। तो गामा क्या हो जाएगा 4/। क्लियर? ओके। तो उस दिन जो मैंने करा था काटा था उसको बोला था इसको करेक्शन करो, वो किसके लिए हुआ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। चलो अब मैंने बोल दिया कि एट हाई टेम्परेचर में क्या होगा बोलो। अब U इक्वल्स टू U ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस U ड्यू टू क्या वाइब्रेशनल। तो ट्रांसलेशनल के लिए क्या होगा 3 इंटू बोलो हाफ एनआरटी प्लस 3 इंटू हाफ एनआरटी प्लस वाइब्रेशनल के लिए 3 इंटू एनआरटी। तो क्या हो जाएगा 6 एनआरटी। तो डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू होगा 6 एनआर 1/n डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट वी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6r। ये क्या है सी बी एम। तो सी पी इक्वल्स टू क्या होगा 7r। तो गामा इक्वल्स टू होगा 7/6। गामा इक्वल्स टू क्या होगा बोला 7/6। ठीक है? तो ठीक से देखना, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ होगा, कैलकुलेशन करके फिर चेक कर लेना, है ना? तो 3 इंटू हाफ एन आर टी प्लस 3 इंटू हाफ एन आर टी प्लस 3 इंटू एन आर टी। तो 3/2 प्लस 3/2 मिल के 3 हो गया। 3 एन आर टी प्लस 3 एन आर टी 6 एन आर टी। तो डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी 6 एन आर 1/n डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी दैट इज इक्वल टू 6r। तो सी बी एम तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा 7r। तो गामा इक्वल टू 7/6। देखना नेक्स्ट। ओके चलो इतना सबको समझ आया होगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ही तुम लोग पढ़ते चलो लिखते चलो, तब जाके चीज़ें क्लियर होगा, और नहीं तो क्लियर होना मुश्किल है चल कर। ठीक है ना? ओके अब देखो, अब एक लिस्ट दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है ना?